बैंकों ने रिजर्व बैंक से उस फैसले पर सफाई मांगी है जिसमें आरबीआई ने बैंकों को कहा था कि विलफुल डिफॉल्टर्स के साथ समझौता करके उनके कर्ज को सेटल करें। अब बैंकों ने विलफुल डिफॉल्टर्स को नया कर्ज देने को लेकर आरबीआई से सफाई मांगी है। हालांकि आरबीआई ने अपने फैसले में साफ किया था कि विलफुल डिफॉल्टर के साथ समझौते के बाद अगर उसके कर्ज को सेटल किया जाता है तो 1 साल बाद वह बैंक को नया कर्ज लेने का हकदार होगा। बैंकों से वो जा सकता है, नए कर्ज की मांग कर सकता है। सर, इस फैसले में फिर उलझन क्या है, सफाई किस बात की? बैंक काफ़ी मुश्किल में है और जैसा हमने उस दिन भी कहा था कि ये फैसला नैतिक रूप से भी और प्रोसेस के तौर पर, प्रक्रिया के तौर पर भी काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी अंतर्विरोध भरा हुआ है। बैंकों ने सबसे पहली सफाई जो आरबीआई से पूछी है वो ये कि विलफुल डिफॉल्टर्स को अभी तक रिजर्व बैंक के किस्म के आपराधिक व्यवस्था के दायरे में रखता था और ऐसा काम करने वाले या ऐसे विलफुल डिफॉल्टर्स की मदद करने के नाम के लिए बैंकों को अपने कर्मचारियों पर उन पर कार्रवाई भी करनी होती थी और पाया जाता था कि बैंक के बहुत सारे कर्मचारी अकाउंटेबल नहीं है, अपने कामकाज के प्रति दायित्व तो नहीं रखते। और इसलिए अगर आप देखें तो चाहे आप नीरव मोदी के केस में देखें या आप अन्य इस तरीके के मामलों में देखें, बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत पाएगी, बैंक के कर्मचारियों की तरफ से अपनी ड्यूटी में अपने कामकाज में कोताही पाई गई थी। ऐसी परिस्थिति में जबकि रिजर्व बैंक बैंकों से कह रहा है कि जिस व्यक्ति ने बैंक को धोखा दिया है, उसने जानबूझकर डिफ़ॉल्ट किया है, बैंक में फ्रॉड किया है, उसके साथ एक कंप्रोमाइज सेटलमेंट कर लिया जाए, तो बैंकों ने ये पूछा है कि उन कर्मचारियों का क्या किया जाएगा जिनकी अकाउंटेबिलिटी के सवाल इसमें उठते थे और जिनकी जाँच और पड़ताल की जाती थी। और अगर ये प्रक्रिया सही है और सब कुछ सही है तो इनके बारे में क्या किया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो बैंकों को इस पूरे फैसले में दुविधाजनक लग रही है कि कंप्रोमाइज सेटलमेंट की वैल्यूएशन क्या तय की जाएगी, कैसे वैल्यू किया जाएगा उसको जिसने जो विलफुली डिफ़ॉल्ट हो गया है, उसके पास जिसने अपने आप खुद जानबूझकर डिफ़ॉल्ट किया है, उससे किस बात पर, किस शर्त पर कंप्रोमाइज़ किया जाएगा और उसके बदले वो कितना पैसा देगा। क्योंकि कंप्रोमाइज सेटलमेंट आमतौर पर बैंक्रप्सी की व्यवस्था के भीतर होते हैं, जहां बैंक और कर्ज में डिफ़ॉल्ट करने वाली कंपनी मिलकर एक समझौता करती है जिसमें बैंक थोड़ा सा नुकसान उठाकर हेयर कट लेकर इस मामले को सुलझाते हैं। पर यहाँ तो आदमी खुलेआम जानबूझकर बैंक को से डिफ़ॉल्ट कर रहा है, तो उसे किस कीमत पर समझौता किया जाएगा। बैंकों ने ये जो इसको बैंकों की भाषा में जो उनका नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो कैसे निकाला जाएगा और कंपनी विलफुल डिफ़ॉल्टर है, इस बात में रिजर्व बैंक को ने से स्पष्टीकरण भी मांगा है बैंकों ने और ये जानने की भी कोशिश की है। भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है जब बैंकिंग व्यवस्था में कंप्रोमाइज सेटलमेंट की बात की जा रही है उन लोगों से जिन्होंने बैंकों को बैंक में फ्रॉड किया है या जानबूझकर डिफ़ॉल्ट किया है। बैंक कर्मचारियों के संगठन पहले से ही इस पर सवाल उठा चुके हैं। सर, इस पर नैतिकता के भी सवाल उठेंगे? नैतिकता के सवाल ये, इसमें सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात ये है शुभम कि यहाँ से रिजर्व बैंक ने अपनी नीति बदल दी है। अगर मैं कुछ पिछले जो आंकड़े, पिछले जो नियम देख रहा था जो रिजर्व बैंक ने जारी किए थे, रिजर्व बैंक ने 2019 में जो अपना प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स जारी किया था, इसमें ये साफ साफ कहा था कि जो बारोअर्स जिन्होंने फ्रॉड किया है, मेलाफियंस है, विलफुल डिफ़ॉल्ट है, वो लोन की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए पात्र पाए नहीं जाएंगे कभी, हमेशा उनको लोन की रिस्ट्रक्चरिंग का पात्र नहीं पाया जाएगा। बैंक इस बात को लेकर समस्या में है कि 2019 में जो लोग रिजर्व बैंक की नज़र में अपराधी थे वो आज 2022 में उनके साथ वो दोबारा डील कैसे कर लेंगे। और इस रिजर्व बैंक की इस पूरी प्रक्रिया में नैतिकता के कई सारे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और इसलिए बैंक बेहद मुश्किल में है, क्योंकि बैंक तो तमाम नियमों के तहत उन लोगों को चेज कर रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं जो उनसे लोन लेकर भाग गए हैं या जिन्होंने उनको चूना लगाया है। सर, सबसे बड़ा सवाल अब ये है अंत में कि ये फैसला विवादों में फंस रहा है। आपको लगता है कि विवादों में फंस गया है बुरी तरीके से? एक तरफ यूनियन, एक तरफ बैंक सवाल पूछ रहे हैं लगातार इस पर। सरकार की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा गया अभी तक। रिजर्व बैंक ने भी इस मामले में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, लेकिन बैंकिंग प्रक्रिया के भीतर ये फैसला कई तरह से अब विवादित है, क्योंकि इस कदम के साथ ये माना जा रहा है कि इससे बैंकों की साख, बैंकिंग सिस्टम की साख काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। क्योंकि बैंकिंग सिस्टम की साख अगर डिफ़ॉल्टर्स को लेकर बैंकों में स्पष्ट रूप से नियम नहीं बनाए गए तो फिर बैंकों से पैसा लेकर निकल जाना, भाग जाना, नुकसान उठाना, ये एक किस्म की आदत बन जाएगी। और ये जो एमनेस्टीज़ शुरू की जा रही हैं, जो माफ़ी शुरू की जा रही हैं, ये बैंकिंग व्यवस्था के लिए घातक है। और ये बात केवल बाकी लोग सामान्य रूप से नहीं कह रहे हैं, बैंकों के अंदर भी ये बात मानी जा रही है, बैंक के कर्मचारी भी इसे मान रहे हैं। रिजर्व बैंक ने अभी तक इस संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण, इसका जवाब नहीं दिया, पर सर्कुलर आ चुका है, उसे लागू करने का आदेश भी हो गया है।